हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी भाट पर में। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या किसी भी हिंदी माध्यम बोर्ड के बच्चे हैं जहां का सिलेबस एनसीईआरटी लगता है, मतलब एनसीईआरटी की बुकें लगती हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.4 पढ़ेंगे, जो कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये है कि जो ये वाली जो प्रश्नावली है 5.4, तो ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये है कि इससे बोर्ड में, यानी कि बोर्ड एग्जाम में, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम लोग पढ़े ही ना। पढ़ने का मतलब ये है कि अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इससे क्या होगी, हमारी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगी। ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हार्ड है, मतलब हार्ड कह सकते हैं। तो हार्ड है, तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। और अगर आपको कोई समझ में कोई भी मतलब कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप लोग क्या करेंगे, फिर से दोबारा इस वीडियो को देखेंगे। तभी जैसे आप 1 से 2 बार अगर उसको देखेंगे क्वेश्चन को, तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है। तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। देखिए, हमें सिर्फ बोर्ड एग्जाम तो क्लियर करना नहीं है कि हम पढ़ लिए और बोर्ड में अच्छे नंबर ला दिए, बस हो गया। अगर आपको अच्छे आगे भी पढ़ना है और बहुत सारी एग्जाम क्रैक करनी है, तो आपको बहुत डिटेल में आपको आना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 5.4 को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए आप सभी को ले चलता हूँ अपने, मतलब इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्या करेंगे, वही अपना रफ पेन लेंगे और एनसीईआरटी की जो बुक है उसको आप लोग खोल के बैठ जाएगा और मेरे साथ प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। दोस्तों, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026-27 के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। और जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम 2027 में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करें, हमारे बीजे से जुड़े और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पे हम लोग क्लास 9th और क्लास 10th का जो मैथ है, जो मैथ का पोर्शन है, वहां पे बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊं, यानी कि साइंस का भी पोर्शन कवर कराऊं, तो आप लोग कमेंट करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं इस चैनल पे मैथ के साथ साथ साइंस को भी शुरू कर दूंगा। और अभी देखिए, ये चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है, और अभी भी आपके पास 4-5 महीने, और 4-5 महीने बहुत होते हैं सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अगर आज से भी अगर आप लोग सीरियस होते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आप लोग ला सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सर आप सभी को मैं ले चलता हूं अपने कॉपी पे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपनी कॉपी पे, जहां पे हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। और ये दोस्तों, ये जो प्रश्नावली है 5.4, ये प्रश्नावली चैप्टर 5 का लास्ट प्रश्नावली है, और जो कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये है कि इसको अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं और चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। मतलब इस प्रश्नावली को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, तो आप लोग बहुत ही धैर्य से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ बैठ जाएंगे और हमारे साथ क्वेश्चन को लगाना शुरू करेंगे। अगर आपको दोस्तों कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, दोबारा से उसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो प्रश्नावली 5.4 का पहला क्वेश्चन दिया है कि एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद 121, दूसरा पद 117, तीसरा 113 है, का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। अब ऐसा ऋणात्मक के लिए क्या क्यों कह रहा है कि देखिए, यहाँ पे क्या है 121 है, फिर यहाँ पे क्या है 117, फिर यहाँ पे 113, यानी कि घट रहा है। देखिए, यहाँ 21 है, फिर 17 है, फिर 13 है, ऐसा घटते 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 एक ऐसा समय आएगा ना कि जब ये 0 हो जाएगा, 0 के बाद से फिर माइनस में जाएगा। तो वो कौन सा पद होगा, यानी कि वो कौन सा नंबर वाला होगा, 10वां पद होगा इस समांतर श्रेणी का, 10वां पद होगा, 12वां पद होगा, 15वां पद होगा, और या फिर कौन सा पद होगा जो जाके क्या हो जाएगा, 0 माइनस में शुरू हो जाएगा। 0 के बाद से फिर माइनस में वो संख्या आएगी, पहली माइनस वाली संख्या। उसके बाद से तो कितना भी निकालेंगे तो माइनस में बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि पहला वो कौन सा टर्म होगा, कितने नंबर वाला, जो कि ऋणात्मक होगा, यानी कि निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, यहाँ पे एक संकेत भी दिया है, और मतलब अगर आपको थोड़ा हिंट दी नहीं होता है कि एक हिंट मिल जाता है, तो इसमें एक हिंट भी दिया है, जो an है उसको 0 के लिए n ज्ञात कीजिए, यानी कि an का मान 0 से कम होना चाहिए, वो निकालिए, वो जो n का मान होगा वही आंसर होगा। ठीक है, ये एक हिंट दिया है। चलिए हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसी हिंट को लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे an जो है वो छोटा होना चाहिए 0 से। ठीक है, यानी जो an का जो मान होगा, यानी जो टर्म होगा, वो 0 से छोटा होगा। 0 के छोटा का मतलब क्या होता है, माइनस में, यानी कि ऋणात्मक, है ना। अगर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी कि 1, 2, 3 ये तो पॉजिटिव संख्या हो जाएंगी, और 0 से कम यानी कि छोटा का मतलब ऋणात्मक वाली संख्या है। ठीक है, चलिए, तो हमें पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + n - 1 × d,
और ये क्या है, लेस देन जीरो, यानी कि जीरो से छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इस जो ए पी है इसका हम लोग निकालेंगे पहला पद, तो प्रथम पद क्या दिया है 121, तो 121 हो गया। जब डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 117 में से 121 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4, क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो डी का मान हो गया माइनस का 4 और ए का मान हो गया 121, और इसमें हम लोग रख देंगे, तो एक जगह पर रखेंगे 121 प्लस एन का मान हमें नहीं पता है -1 इंटू डी का मान कितना है -4, तो -4 से गुणा कर देंगे और लेस देन जीरो। जब इसको थोड़ा और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 121 और प्लस और माइनस माइनस और 4 का एन में गुणा करेंगे तो 4 एन और माइनस माइनस प्लस और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 और लेस देन जीरो, ठीक है। अब देखिए माइनस मतलब 121 और 4 125 और माइनस 4 एन लेस देन जीरो। इसको क्या करेंगे, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा 4 एन बड़ा होगा, मतलब बड़ा होगा 125। इसको इधर भेज दिया हूँ और इसको तो ये जहाँ है वो तो है ही। अब देखिए यहाँ पे जो n है ये 4 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग, तो n बराबर हो जाएगा, मतलब n बड़ा हो जाएगा 125 और डिवाइड बाई 4 से भाग देते हैं तो 4 4 3 12, तो पूरा पूरा कट जाएगा। ये इसको जब करेंगे तो 4 एकम 4, एक बच जाएगा, एक दशमलव लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे भाग दे देता हूँ, यहाँ पे 125 में भाग देंगे 4 का, तो देखिए 4 3 12 पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ 5 उतारेंगे, फिर 4 एकम 4, एक बच जाएगा, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ एक जीरो लगाएंगे, फिर 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, दशमलव लगाई दिए हैं तो एक और जीरो लगा देंगे और 4 5 20, तो यहाँ क्या हो जाएगा पूरा पूरा 20 कट जाएगा, यानी कि जो आएगा 31.25 आएगा, ठीक है। यानी कि n का मतलब n का कौन सा वाला पद होगा कि जो जीरो से छोटा होगा, तो n का मान कितना होगा 31.2 से बड़ा होगा, कितना होगा 31.25 से बड़ा होगा। तो n का सबसे पहला मान कितना आएगा, तो n का मान आएगा 32। 31 हो नहीं सकता, अगर 31 होगा तो n से छोटा ही होगा, लेकिन अगर n के बराबर लाना है या फिर मतलब पॉजिटिव संख्या लानी है तो n का मान कितना हमें लेना पड़ेगा, n का मान हमें लेना पड़ेगा 32, यानी कि इससे थोड़ा सा अधिक, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 32वां जो पद होगा इस समांतर श्रेणी का 32वां जो पद होगा वो हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें देखते हैं। तो दूसरा इसमें दिया है कि किसी समांतर श्रेणी दिया है कि किसी एक समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पद का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। एपी के 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि उसका तीसरा पद सातवां पद का योग और तीसरा और सातवें पद का गुणनफल 8 है और 6 है, ठीक है। चलिए इसको जब हम हल करेंगे तो पहला शर्त दिया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि A3 और A7 को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, योग कितना आता है 6। ये तो कह रहा है तीसरा और सातवें पद का योग कितना आ रहा है 6, तो तीसरा और सातवां पद हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया 6 आ गया। तो A3 का मतलब क्या होता है A प्लस n, n का जब कितना है 3 में से n-1 इंटू डी होता है ना फॉर्मूला, A प्लस n-1 इंटू डी, तो n में से जब घटाएंगे 1 तो 3 में से घटाएंगे तो 2d, यानी कि इससे कम, प्लस सातवां पद निकालना है तो A प्लस सातवां है तो 6d इक्वल टू 6। जब इसको जोड़ेंगे तो 2a और यहाँ हो जाएगा प्लस 6 और 2 8, 8d इक्वल टू 6। इधर क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों पदों में, तो इधर से भी 2 का मतलब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा a, और यहाँ जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 4d, और यहाँ जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 3, ठीक है। यहाँ से a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 3 माइनस 4d, और ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, देखिए ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, 3 माइनस 4d, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई, पहला शर्त हो गया। दूसरा इसमें शर्त दिया है ये कि इन दोनों का गुणनफल, यानी कि A3 का और A7 का गुणनफल कितना दिया है 8 दिया है, 8 दिया है। तो चलिए गुणा करते हैं भाई। तो A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2d, और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है A प्लस 6d, 7 है तो एक कम करके d लगा देंगे, 3 है तो 2 करके लगा दिया इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से a का मान इसमें रख देंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, समीकरण 1 से a का मान रखने पर क्या करेंगे, a का मान रखेंगे। जब a का मान रखेंगे तो यहाँ पे जहाँ जहाँ a है वहाँ पे ये रख देंगे, तो यहाँ a है तो क्या रख देंगे
3 माइनस 4d और पहले से 2d है तो प्लस 2d, कोष्टक बंद, गुणा है तो गुणा, और यहाँ पे एक जगह क्या रखेंगे 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d और प्लस 6 है तो प्लस 6d इक्वल टू 8। ठीक है, इसमें देखेंगे तो 3 माइनस, देखिए 4d माइनस में है और प्लस में है 2d, यानी कि 4 रुपये आपने किसी से उधार लिया है और 2 रुपये उसको भरपाई कर देंगे, मतलब माइनस का मतलब होता है कर्जा उधार, और प्लस का मतलब क्या होता है दे देना, लौटा देना, वापस कर देना। तो माइनस 4 रुपये मान लीजिए आप किसी से उधार लिए हैं और 2 रुपये उसको चुका देंगे तो कितना बचेगा, 2 रुपये कर्जे में, 2 रुपये कर्जे में, 4 रुपये लिए थे, 2 रुपये उधार चुका दिए तो 2 रुपये और बच गए, यानी कि 2d माइनस में ही ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस, देखिए 6 रुपये आपके पास हैं और 4 रुपये किसी को उधार दे दिए तो कितना रुपये बचा, 2 रुपये आपके पास बचा, तो प्लस में 2d इक्वल टू 8। अगर आपको याद होगा तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा कि होता है a माइनस बी और एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी। तो एक क्वेश्चन में जोड़ेंगे एक क्वेश्चन में घटाएंगे तो वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो वही एक क्वेश्चन देखिए घटाया गया है, एक क्वेश्चन में जोड़ा गया है, वही संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2d का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 8 है तो 8, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4d स्क्वायर हो गया इक्वल टू 8। ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, इधर इसको इधर लाएंगे तो माइनस में, यानी कि यहीं पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4d स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 8। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा d स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, और ये गुणा कर रहे हैं उधर जाएगा तो भाग बटा 4। ठीक है, d स्क्वायर है तो d निकालेंगे, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, और जब 1/4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब ऊपर का मतलब वर्गमूल निकालेंगे, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, तो जो d का मान आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/d का जो मान है इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, जब a में रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा, तो a बराबर देखिए हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 4 और d की जगह क्या रखेंगे 1/2, तो गुणे 1/2, इससे काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 को गुणा करेंगे 2 में तो 2 हो जाएगा और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि a का जो मान है वो हमारा हो जाएगा 1 और जो d का मान है वो हमारा कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, d का मान निकल गया और a का मान निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 16 पदों का योग निकालना है। क्या करना है, प्रथम 16 पदों का योग निकालना है। तो a का मान निकल गया, d का मान निकल गया, तो S16 हम के फॉर्मूले पर मतलब यस यानी का फॉर्मूला लगाएंगे और 16 पदों का योग निकाल देंगे। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं उसको भी। तो यस 16 निकालेंगे तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको पता है यस n इक्वल टू होता है n/2 कोष्ट में 2a प्लस n-1 इंटू डी और कोष्टक बंद। ठीक है, तो 16 पदों को निकालना है, 16 n की जगह कितनी है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16/2 कोष्ट में 2 इंटू a, एक जगह कितना हमने निकाला है, a का मान कितना निकाला है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस तो प्लस n की जगह क्या देंगे 16 में से घटाएंगे तो 15, गुणा है तो गुणा d का मान कितना निकाला है 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और कोष्टक बंद। तो थोड़ा यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा जब 2 से भाग देंगे 16 में तो कितना हो जाएगा 8 कोष्टक बंद, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 और प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 15/2 ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखिए यहाँ 8 है तो 8, गुणा है तो गुणा, इसका इसमें करके इसमें जोड़ लेते हैं, तो 2 दूनी 4 और 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19/2। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 19 का 4 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौको 36 के 6 हासिल 3 और 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि 76, यानी कि जो S16 का मान होगा, S16 का मान वो हमारा कितना होगा 76, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें ये कह रहा है कि एक सीढ़ी के क्रमागत मतलब एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। आकृति 5.7 में देखिए, यानी कि आकृति में देखिए, यानी कह रहा है कि ये कोई सीढ़ी है, आप लोगों ने देखा है कि ये सीढ़ी है, मैंने यहाँ पे फिगर भी ले रखा है। जो पहली डंडी है दूसरी डंडी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है मतलब हर डंडी के बीच की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पे दर्शा रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो पहली वाली जो सीढ़ी है इसमें जो डंडा लगा है नीचे वाला उसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 45 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से जो सबसे ऊपर वाली जो सीढ़ी है
सबसे ऊपर जहाँ से एंड हो रहा है, तो यहाँ पे जो डंडी लगी है यहाँ पे, इसकी जो लंबाई है मतलब चौड़ाई है ये जो है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है। और जो सीढ़ी है तो दो डंडों के बीच की दूरी कितना है, ये है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर मतलब क्या हो गया 250 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे तो ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नहीं कह रहा है, ये मैं पढ़ देता हूँ एक बार। डंडों की लंबाई समान रूप से घटती हुई जाती है तथा सबसे निचली वाली डंडी की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, जो 45 सेंटीमीटर है, और सबसे ऊपर वाली डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर, सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है तो 2.5 मीटर लिख दिया। इसका मतलब क्या है, 2 सही 1/2 का मतलब 2.5। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5 आ जाएगा। और 2.5 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है। डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, यानी कि लकड़ी कितना लगा होगा, यानी कि ये जो डंडा है एक कितना बड़ा डंडा होगा, उसको काट काट के इसमें फिट किया गया होगा। तो अगर हम ये निकाल दें, ये निकाल दें, ये निकाल दें और ये निकाल दें, इन सबकी दूरी को हम लोग जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा हमारा पूरे मतलब डंडे की क्या निकल जाएगी, हमें क्या बोलते हैं कि लंबाई निकल जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक सीढ़ी है, सीढ़ी का जो नीचे वाला जो डंडा है उसका वो 45 सेंटीमीटर का है, बीच वाला उससे थोड़ा सा कम है, फिर कम है, फिर घटते 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 जो सबसे ऊपर वाला है वो 25 है, और इन दोनों डंडों के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 250 सेंटीमीटर है, और इन दोनों डंडों के बीच की दूरी कितना है 25। इस दो डंडों के बीच की दूरी कितनी है, ये भी 25। फिर यहाँ पे कोई एक डंडा होगा, इसके बीच की दूरी कितनी है, वो भी 25, कितना 25 सेंटीमीटर, यानी 25 है कुल मिलाकर यहाँ से लेकर वहाँ तक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए जब इसको हम लोग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे तो क्या कर लिखेंगे कि लिखेंगे कुल डंडों की दूरी, यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ लिखेंगे कुल डंडों की दूरी, कुल डंडों की संख्या यानी कि n। यहाँ पर दिया भी है, ये एक हिंट भी दिया है कि कैसे निकालेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। जो पूरी जो लंबाई वो कितना है 250 है, 250 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में, मतलब कितने कितने के टुकड़े हैं, तो 25 सेंटीमीटर के 25 सेंटीमीटर के टुकड़े हैं तो 25 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे और +1 कर देते हैं, क्योंकि जब हम दो संख्याओं के बीच में जब संख्या मतलब डब्बा गिनते हैं तो एक मिस कर देते हैं, तो एक प्लस करना होता है, वही लिखा है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 25 से इसको काटेंगे 10 बार में, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, यानी कि n का मान निकल गया 11। और यहाँ पे एक डंडे क्या है, मतलब मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चूंकि जो मैं लिख रहा हूँ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ चूंकि डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती है, यह एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी है, मतलब होगा या फिर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 45 है, फिर यहाँ से थोड़ा कुछ कम हो जाएगा, फिर कुछ कम हो जाएगा, ऐसा करते करते घटते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये एक एपी बन जाएगा। जब एपी बन जाएगा तो जो इसका प्रथम पद होगा यानी कि ए, क्वेश्चन में लिख देता हूँ प्रथम पद, तो अगर ये समांतर श्रेणी है तो उसका प्रथम पद क्या है 45, यहाँ पर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और अंतिम पद यानी कि जो कोई समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है, पहला पद होगा, सबसे लास्ट वाला पद होगा, तो इसको अगर ऐसे घुमा लेते हैं तो ये पहला पद होगा, लास्ट वाला पद कितना हो जाएगा, तो L या फिर ए, n का मान कितना है A11, तो A11 या तो लास्ट वाला पद वो कितना है, अंतिम पद कितना है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें देखिए क्या मिल गया, हमें मिल गया पहला पद, हमें मिल गया लास्ट पद, हमें मिल गया n की संख्या। तो हम लोग SN का मान नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं यहीं पे निकालता हूँ, थोड़ा जगह की कमी है, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे एक दूसरी कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। देखिए आपको पता है कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, SN इक्वल टू होता है, एक फॉर्मूला होता है, एक तो ये होता है SN इक्वल टू होता है n/2 कोष्ट में 2a + n-1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला क्या होता है n/2 कोष्ट में a और प्लस यल का मतलब अंतिम पद, ये होता है। तो n का मान कितना दिया 11, अभी हम लोग निकाले हैं पदों की संख्या, तो यहाँ पे S11 इक्वल टू हो जाएगा 11/2 और कोष्ट में a का मान कितना है, तो a का मान है 45 और l का मान कितना है 25, तो 25। अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा S11 बराबर हो जाएगा 11/2 और गुणे 45 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, क्योंकि 5 5 10 का 0 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7
2 से काटेंगे 70 को तो कितने बार मिल जाएगा, 35 बार में, यानी कि S11 इक्वल टू हो जाएगा 11 गुणे 35। जब इसका गुणा करेंगे तो 5 का नम 5 एक 5 है और 5 3 8 और 3 है तो 300 कितना हो जाएगा 385, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 385 सेंटीमीटर। देखिए डंडे की जो पूरी लंबाई यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, डंडे की कुल लंबाई, कुल आवश्यकता लिख सकते हैं, आवश्यकता होगी कितना, वो जो हमारा हो जाएगा कितना, वो हमारा हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। ये 385 सेंटीमीटर लंबी अगर कोई लकड़ी होगी तो ये हमारा सीढ़ी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई x, मतलब मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखेंगे मकानों की संख्या, तो मकानों की संख्या कितनी होगी भाई, कह रहा है कि 1 से लेकर 49 तक दर्शाया गया है, तो पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे करते करते जा रहा है। कहीं इसी बीच में कहीं x होगा, मैंने x से पहले x-1 होगा, उसके बाद से फिर x होगा, उसके बाद से x+1 होगा, और ऐसे बढ़ते 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 क्या आ रहा है 49 तक। ठीक है, यानी कह रहा है कि कोई x ऐसी कोई, मतलब कोई मकान का नंबर है, x वाली संख्या है, तो इसके पहले वाले जितने संख्या है उसका योग और इसके बाद वाले दोनों जितनी संख्या है उसका योग दोनों के मकानों की संख्या के योग के बराबर है। यानी कि क्या कह रहा है, देखिए एक ऐसा अंकित मान है कि x से अंकित मान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग, यानी इधर की जो संख्या है उसका योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है, इसके बाद वाली संख्याओं के योग के बराबर है। ये बता रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये हमारे संख्या मतलब ये है। तो अगर कोई मकानों की संख्या को 1 से लेकर 49 तक दर्शाते हैं तो ये हमारा एक एपी बन गया। क्या बन गया, समांतर श्रेणी बन गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह एक एपी है, एपी है। ठीक है, जब एपी होगा तो ए का मान निकालेंगे, तो ए का मान क्या है, प्रथम पद यानी कि 1। डी का मान निकालेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी कि डी का मान कितना आ गया 1। और यन का मान कितना आ गया, तो यन कितना है 49 है। ये कितनी मकानों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे मकानों की संख्या कितना है 49 है, यानी कि ये हो गया n का मान हमें पता चल गया। ठीक है, चलिए तो प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है भाई, तो प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है, प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि x, जो x वाला जो संख्या है उसके पहले जो संख्या है, मतलब x से पहले के मकानों का योग बराबर है x के बाद मकानों का योग। ठीक है, यानी कि x से पहले जो मकान है यहाँ इससे, यानी कि x जो है x वाला है, इसके पहले जो है उसका योग और इसके बाद वाला योग दोनों के आपस में बराबर है। यानी कहना चाह रहा है कि यस x-1 यहाँ तक का जो योग है वो बराबर है कहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ। अब यहाँ से हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कितना है कितना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा यस ये टोटल निकाल के, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालेंगे और उसमें से ये वाला घटा देंगे यहाँ तक का। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें पता चल गया, हमने लिख दिया बराबर है। इसके बाद वाला कैसे लिखेंगे, तो पूरा टोटल में से अगर यहाँ तक घटा देते हैं तो ये हमें नहीं पता चल जाएगा, ये हमें चाहिए, ये वाला हमें चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लिखेंगे, यानी कि S49 लिखेंगे, इसमें से घटा देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक x तक, यानी कि x तक, तो हमें ये वाला निकल जाएगा। तो ये वाली दूरी हो गई ये। ठीक है, अब वहाँ पे यहाँ पे हिंट भी दिया है वैसे, x-1 और S49 x, तो ये दिया है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। यस n का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है हमारा n/2 कोष्ट में 2a + n-1 × d। ठीक है,
ये हमें पता होता है। अब चलिए इसमें जब हम रखेंगे ए का मान और डी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यस एन इक्वल टू हो जाएगा n/2 कोष्ट में 2a, तो 2 इंटू ए का मान कितना है 1, तो 1 प्लस n-1 इंटू डी का जगह पे कितना है, डी का भी मान है 1। इसको हल करेंगे तो यस एन इक्वल टू हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो n-1 हो जाएगा, 2 में से -1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा n कोष्ट में n+1 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा एस एन का मान। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा जगह की कमी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक वो रफ पेन ले मतलब रफ पेज ले रखा है, तो इस पर मैं लिख लेता हूँ। देखिए हम लोगों ने निकाला क्या, एस एन इक्वल टू निकाल दिया एन कोष्ट में n+1 और डिवाइड बाई 2, ये हम लोगों ने निकाल दिया। कैसे कि एस एन का फॉर्मूला होता है, इसमें ए का मान रख दिया और डी का मान रख दिया, जो इसको हल किया तो ये निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब चलिए हमें निकालना है एस x-1, तो जहाँ जहाँ यन दिया है यानी कि यस x-1 निकालना है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ यन है तो यहाँ पे यन है, यहाँ पे यन है, यहाँ पे x-1 है तो क्या रखेंगे x-1, तो जहाँ जहाँ यन है वहाँ पे x-1 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x-1 कोष्ट में, और यहाँ पे क्या लिखेंगे एक कोष्ट में x-1, और ये पहले से +1 है तो +1 कोष्टक बंद डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इस वाले में हम जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू बराबर है तो बराबर, यहाँ पे s 49, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या रखेंगे 49, n की जब क्या है 49, यहाँ पे n है यहाँ पे 49 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 49 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 49 49 कोष्ट में 49 + 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे प्लस जोड़ देंगे ये वाला माइनस नहीं सॉरी माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, और जहाँ जहाँ यन है वहाँ x कर देंगे, तो ये हो जाएगा n की जगह क्या हो जाएगा x कोष्ट में x+1 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से जब हल करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x-1, और जब इसको करेंगे तो +1 और -1 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x, तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 और गुणे 49 में जोड़ देंगे तो 50 और डिवाइड बाई 2, माइनस है तो माइनस, इसका जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x² और प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसका जब इसमें गुणा करेंगे, देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, इसके इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा x², इसका इसमें गुणा करेंगे तो -x इक्वल टू ये यहाँ पे क्या बचेगा 50 का 49 में गुणा करेंगे, तो जब 50 का और 49 में जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 में जब 49 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2450। आप लोग गुणा कर सकते हैं, देखिए 0 तो 0, 5 का 9 में गुणा तो 45 का 5 खत्म लगा 4, और 5 चौको 20 और 4 24, ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा x² और प्लस x। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये माइनस में है और इधर क्या है, ये माइनस में है ना, और ये पूरा ये भी ऐसे है यार, सॉरी, इसको इसमें करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा 2x² इक्वल टू 250। ठीक है, और यहाँ से जब 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 2 1 2 2 4 2 दूनी 4 और 2 5 10, तो x बराबर हो जाएगा करनी में 1225। ठीक है, 1225, और जब 1225 के जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा 35, तो x बराबर क्या हो जाएगा 35, x बराबर क्या हो जाएगा 35, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें क्या करना था इसमें x का मान ज्ञात करना था। देखिए x का मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए हम लोगों ने क्या कैसे लगाया है, मैं एक बार और से इसको समझा देता हूँ। देखिए मकानों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 से लेकर 49 तक दर्शाया गया है, तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते 49 तक हम ले गए, बीच में कहीं x होगा जो कि x होगा, तो मान लीजिए हमने कि x यहाँ पर मान लिया, तो x से जो पहले वाला जस्ट होगा वो क्या होगा x-1, और x के जस्ट बाद वाला क्या होगा x+1। ठीक है, यह एक AP है, एक AP होगा, तो पहला पद a, d का मतलब सार्वंतर कितना है, 1 का अंतर है, सब में 1 का अंतर है, तो d का मान होगा n, और n कितना है 49 तक है, तो n का भी मान हमें पता है 49 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब x के पहले मकानों का योग, क्योंकि इसमें दिया है प्रश्न में कि x से पहले जो मकान है उसका योग और x के बाद जो दिया है उसका मकानों का योग, दोनों को जब जोड़ेंगे
वो दोनों बराबर होंगे। तो हमने यहाँ पे x-1 और इधर 49 में से x घर माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ तक निकाल के और यहाँ तक इसमें से घटा दिया तो ये निकल गया। तो ये हो गया और इधर का जो है वो हो गया, इधर हो गया। लेकिन इधर का योग x से पहले यानी कि यहाँ तक का योग ये हो गया इक्वल टू बराबर होगा ये वाला योग। तो ये वाला योग निकलेगा कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लो और उसके बाद से उसमें से यहाँ से यहाँ तक घटा दो। तो वही हमने घटा दिया है। हमें SN का फॉर्मूला पता है, ये होता है फॉर्मूला। इसमें A का मान 1 दिया है और D का मान 1 दिया है। इसे जब हम इसको रखेंगे तो एक फॉर्मूला निकल गया SN इक्वल टू n कोष्ट में n+1/2 ये निकल के आ जाएगा, ये निकल के आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या चाहिए s-1 का x-1 चाहिए। तो जहाँ जहाँ देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या है n है, तो यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है। और जब x-1 होगा तो जहाँ जहाँ n है वहाँ x-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x n है तो यहाँ पे x-1, यहाँ पे भी n है तो x-1 और पहले से 1 है तो 1 और डिवाइड बाई 2 है तो डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ये चाहिए s49 चाहिए। तो 49 जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 49 रखेंगे तो 49 कोष्ट में 49+1/2 तो 49 कोष्ट में 49+1/2। फिर माइनस है तो माइनस, इसमें माइनस है तो माइनस x। तो जहाँ जहाँ ये है वहाँ x रखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने x कोष्ट में x-1, ठीक है, ये हो गया डिवाइड बाई 2। जब इसको थोड़ा हल करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा x-1 इंटू x, ये बचेगा डिवाइड बाई 2 49 और ये 50/2 तो 49 गुणा 50/2 माइनस ये इसका इसमें गुणा करेंगे तो x² और प्लस है तो प्लस x है तो x/2। जब ये माइनस हटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस कर दिया, 2 से ये भी 2, ये 2, ये 2, तीनों 2 कट जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लेंगे या फिर क्या करेंगे, इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा, इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो x² माइनस x और इसका इसमें गुणा किया है, काट दिए हैं और यहाँ से 2 इसका दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना है 2450, 2 से काटेंगे तो 1225 और x का मान आएगा यानी कि यहाँ पे जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा तो 1225 और 1225 का वर्गमूल कितना होता है 35। तो x का जो मान होगा हमारा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा और ये हमारा कितना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 समझ में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मतलब कोई दिक्कत है तो आप दोबारा वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है कि एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चौड़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव है। ठीक है, चौड़ा है। आकृति में देखिए, इस चबूतरे को बनाने में लगे कंक्रीट का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि इस चबूतरे को बनाने में कितना आयतन लगा है वो बताना है। तो जो इनकी चौड़ाई है, देखिए अगर इस एक पट्टी को देखेंगे तो एक पट्टी ऐसे दिखेगी आपको, मैं यहाँ दिखाता हूँ। एक पट्टी कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके दिखेगा। तो ये जो चौड़ाई है वो कितना है 50 है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है ये 50 मीटर है। ठीक है, उसके बाद से इन इसके बीच की जो चौड़ाई है, इसके बीच की ये वाली चौड़ाई, तो ये वाली जो चौड़ाई है, चौड़ाई तो जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो चौड़ाई है 1/4, ये है 1/4 और जो हाइट है वो हमारा कितना है, वो हमारा हाइट है जो हमारी हाइट है कितनी है, तो जैसे जो हमारी हाइट है वो 1/2 है। जो चौड़ाई है वो 1/2 है। देखिए फैलाव यानी कि चौड़ाई जो है 1/2 है और जो लंबाई है चढ़ाई है वो 1/4 है। तो 1/4 हो जाएगा ये वाला। देखिए ये वाला है 1/4, ये वाला है 1/2 और ये वाला है 50। ठीक है, ये समझ में पहला सीढ़ी आ गया। जब दूसरे में जाएंगे तो ये तो फिक्स रहेगा और ये वाला भी फिक्स रहेगा, मतलब ये भी थोड़ा सा बढ़ेगा और जो ये हाइट है वो भी बढ़ेगी, तो मतलब हाइट बढ़ेगा और ये जो चौड़ाई है वो तो फिक्स रहेगा। और देखिए जब दूसरा, जब देखिए तो पहला, ये तो पहला हो गया। जब दूसरा बनाएंगे तो क्या कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, वो ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। तो ये जो लंबाई होगी और इधर कुछ जाके जैसे ऐसा करके होगा, ऐसा करके ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो ये जो लंबाई होगी वो कितना होगा 50 होगा। ठीक है भाई, जो चौड़ाई है, चौड़ाई ये वाला, ये कितना होगा 1/2 होगा और ये वाला कितना होगा बता सकता है कोई भी लड़का अगर समझदार होगा तो बता देगा कितना होगा। तो ये वाली जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी, एक तो पहले 1/4 था एक वाला कदम का, मतलब एक सीढ़ी का, एक पैदान का, तो दूसरे वाला सीढ़ी का क्या होगा 1/4 फिर 1/4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे। तो 1/4 और 1/4, तो 1/4 और प्लस 1/4। जब ऐसे जब तीसरा निकालेंगे तो ये भी फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा और ये क्या हो जाएगा, इसमें 1/4 और जुड़ जाएगा तीसरे पद में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होगा कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आयतन का सूत्र होता है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। शॉर्टकट में लिखता हूँ, चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
यानी कि ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितना होता है, हमारा वॉल्यूम होता है, यानी कि आयतन होता है। तो जब पहली सीढ़ी का निकालेंगे, प्रथम सीढ़ी का निकालेंगे, सीढ़ी का आयतन, जब प्रथम सीढ़ी का आयतन निकालेंगे, यानी कि इसको मैं V1 से दर्शाता हूँ, तो क्या जाएगा, लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगा 50, लंबाई हो जाएगी 50 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1/2। देखिए चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1/2 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 1/4। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे तो देखिए, जब इसको गुणा करेंगे और लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा हमारा इतना मीटर। ठीक है, मतलब मीटर क्यूब कितना होता है, मीटर क्यूब होता है। ठीक है, अगर इसको हम चाहें तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा और नीचे ऊपर 25 हो जाएगा, यानी कि 25/4 हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार से जब दूसरी श्रेणी का निकालेंगे, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, जब दूसरी श्रेणी का आयतन निकालेंगे, यानी कि V2, तो हमारा क्या होगा, लंबाई 50 है, चौड़ाई 1/2 है और ऊंचाई कितना हो जाएगा। तो अभी मैं दूसरी सीढ़ी में बताया हूँ कि एक सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी, तो ये जो लंबाई है ये बस बढ़ेगी, तो 1/4 और 1/4 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 1/4। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो 2 से 2 काटेंगे तो 2 बार में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ऊपर 50 बचेगा, 50 का ऊपर करेंगे तो 50 और 2 दूना 4, ये हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। ये हमारा हो गया दूसरा V2। इसी प्रकार से जब V3 निकालेंगे, यानी कि तीसरे का निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 50 गुणे 1/2 गुणे 3 गुणे 1/4, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितना होगा, 1/4 है और 3 बार हो जाएगा, पहले दूसरे में 2 बार, तीसरे में 3 बार। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे जब 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, और 25 का 3 में गुणा करें तो 25 3 75 और नीचे क्या बचेगा, 4 है तो 4, 75/4 मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पहला श्रेणी का निकल गया, दूसरे श्रेणी का निकल गया और तीसरे श्रेणी का भी निकल गया। यहाँ मैं लिखता हूँ तीसरे श्रेणी का। ठीक है, अच्छा जब इसको हम लोग, ये क्या है, एक AP बन रहा है, क्या बन रहा है, एक AP। तो जब हम AP लिखेंगे यहाँ पे, AP समांतर श्रेणी, तो पहला पद क्या होगा, हो जाएगा हमारा 25/4 और दूसरा पद कितना होगा 50/4 और तीसरा पद क्या होगा 75/4 और डॉट 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 करते हुए कहाँ तक जाएंगे, मतलब नंबरों की संख्या कितनी है 75, यानी कितनी सीढ़ियाँ हैं इसमें, 15 सीढ़ियाँ हैं, यानी कि n का मान कितना है 15। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे जब मैं लिखूंगा a का मान, तो a का मान हो जाएगा 25/4। ठीक है, a का मान कितना हो जाएगा 25/4 और जब d का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50/4 और माइनस 25/4, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25/4, 50 में से 25 करने 25 और नीचे 4 तो 4, तो डी का मान निकल गया 25/4 और ए का मान निकल गया ये, और एन का मान हो जाएगा 15। अब आप सोचेंगे 15 क्यों, क्योंकि जो सीढ़ियों की संख्या है वो 15 है, कितना है, जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई है, कितना 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो चलिए 15 सीढ़ियाँ बनी हुई है, और जब इसका योग निकालेंगे, जब वॉल्यूम का जब योग निकालेंगे तो कैसे क्या लगाएंगे भाई, फॉर्मूला लगाएंगे। तो पता है SN इक्वल टू होता है n/2 कोष्ट में 2a + n-1 × d। ठीक है, अब बस इस फॉर्मूले में रख देना है हमें, और कुछ करना है नहीं। तो देखिए n की जगह पर रखेंगे 15, यानी कि S 15 बराबर हो जाएगा 15/2 कोष्ट में 2 गुणे a का मान कितना दिया 25/4, तो 25/4 प्लस है तो प्लस, n की जगह क्या रखेंगे तो 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 और गुणे n का मान कितना है 25/4। ठीक है, इसको इससे काटेंगे तो 2 आ जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो 2 और यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 15/2 और यहाँ बचेगा 25/2 और प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 25 × 6 150, 25 7 कितना हो जाएगा 175 और बटा 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 15/2 और गुणे 115 मतलब 175 में 25 जोड़ेंगे तो 200 और डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे तो कितने बार मिलेगा 100, फिर 2 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा 50। अब 15 का गुणा करेंगे 50 में तो 15 चौक 7 15 × 5 75, यानी कि 750 और ये हमारा जाएगा मीटर क्यूब, यानी कि इतना कंक्रीट लगा होगा टोटल। जिसको हम हल करेंगे S15 का मान, तो S15 का मान कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 750। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर इसमें 5 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, मैं बार बार यही एक ही बात दोहरा रहा हूँ कि आप लोग दोबारा से एक बार वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है तो थोड़ा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नए अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे।
मानता हूं दोस्तों कि क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हैं, थोड़े ट्रिकी हैं, तो आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक नए अध्याय को शुरू करेंगे, और वो अध्याय या तो त्रिभुज होगा या फिर निर्देशांक ज्यामिति होगी, वो हम लोग देख लेंगे कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नए अध्याय को शुरू करेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।